Hello to all of you. You all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation. ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है अपना टॉपिक चल रहा था एक्सरे प्रोडक्शन. ठीक है, जिसका अपन ने डिस्कवरी अपन पढ़ चुके हैं, उसके कंपोनेंट्स भी अपन कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब अपन कर चुके हैं. आज अपन करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है. ठीक है, इस वीडियो में अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे कि एग्जैक्टली एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होगा वो मैंने फ़्लो चार्ट के तरीके से आपको और इजी स्टेप्स में समझाने की कोशिश की है. अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखते हो ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्लैरिफाई कर पाओगे. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे रेडिएशन. X-rays are produced when high energetic electrons are rapidly decelerated within the evacuated gas tube. ठीक है, एक्सरेज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जल्दी से डेसिलरेटेड हो जाएंगे इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब के अंदर, मतलब एक्सरे ट्यूब के अंदर. ठीक है, जब क्या होगा, बेसिकली अपन पढ़ते हैं कि इस लाइन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है. ट्यूब, अपन को पता है एक्सरे ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड. कैथोड कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज. और एनोड कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अब अपन देखेंगे फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं. व्हेन कैथोड फिलामेंट इज हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट. जब कैथोड फिलामेंट को अपन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट कर देंगे और कैथोड और एनोड के बीच में बहुत हाई वोल्टेज अप्लाइड कर देंगे. यही कह रहा है, व्हेन कैथोड फिलामेंट इज हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट एंड वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड. तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विल एस्केप फ्रॉम कैथोड. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैथोड से निकलेंगे. कब निकलेंगे? जब हम कैथोड को हीट कर देंगे और एनोड और कैथोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाइड कर देंगे. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे? एंड एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स एनोड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल एस्केप फ्रॉम कैथोड, कैथोड से निकले और एनोड की तरफ एक्सेलरेट हुए. जब ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप कर देगा एनोड. ठीक है, जब ये, मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझा दूंगी अगर स्टिल किसी को समझ में नहीं आ रहा तो. When accelerated electrons are suddenly stopped by anode. जब ये accelerated electrons suddenly stopped हो जाएंगे किसके? एनोड के थ्रू. तो क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी. अप टू 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन से वो तो कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर, और 1% ही सिर्फ एक्सरे के अंदर कन्वर्ट होगी. नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? थर्माइनिक इमिशन. ये पूरा एक्सरे प्रोडक्शन का प्रोसीजर है. मैं आपको एक बार फिर ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताऊंगी. थर्माइनिक इमिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड कैथोड फिलामेंट इज नोन एज थर्माइनिक इमिशन. अपन ने क्या देखा अभी कि जब कैथोड फिलामेंट को हम हीट कर रहे हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि भाई जो जब वो फिलामेंट को हमने इतना हीट किया, कितना हीट किया कि अब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्माइनिक इमिशन. थर्माइनिक इमिशन का मतलब कि हमने उसे पहले पूरा टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हीट किया और इतना बढ़ा दिया टेम्परेचर, कि अब उसमें से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं. और इसी प्रोसीजर को हमने क्या नाम दिया? थर्माइनिक इमिशन. ठीक है, अगर एक्सरे प्रोडक्शन का अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, तो अपन उसमें थर्माइनिक इमिशन ही बताते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने पहला स्टेप देखा कि सबसे पहले क्या होगा, कैथोड फिलामेंट हीट होगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, फिर जाके वो एनोड पे टकराएंगे, फिर पूरा प्रोसीजर हो रहा है. तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या होता है बेटा? वो थर्माइनिक इमिशन. दैट इज थर्माइनिक इमिशन का मतलब आपको समझ में आ गया. अब अपन फिर से जो इसके स्टेप्स है उसको गो थ्रू कर लेते हैं. देखो, पहला स्टेप क्या बोल रहा है? देख, सबसे पहले ये है कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे हुए? जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो रैपिडली डेसिलरेटेड हो गए विथ इन द इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब. रैपिडली डेसिलरेटेड का मतलब क्या है कि वो जो एक्सरे ट्यूब है उससे तो क्या हुए? निकले. जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से एक्सरे ट्यूब के अंदर से निकले तो क्या होगा? एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा. अब कैसे होगा वो हम देखेंगे.
ट्यूब के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एक एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जब हम कैथोड के फिलामेंट को हीट कर रहे हैं, कैथोड के फिलामेंट को हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं कि उसमें से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा हीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं किस किस के अंदर, कैथोड और एनोड पे। यही बोल रहा है व्हेन कैथोड फिलामेंट इज हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट एंड वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल एस्केप फ्रॉम कैथोड, मतलब कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, एनोड की तरफ चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एनोड के पास चले गए। अब एनोड ने क्या किया, ये जो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आए, अब वो हुए, वो एक्सिलरेटेड का मतलब एक्सिलरेट कर दिया, गाड़ी को एक्सिलरेटर दिया तो भगती है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया, एक्सिलरेट किया और एनोड पे आई। अब वो रुकेंगे एकदम से, तो एनोड ने क्या किया, ये जो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है जब ये सडनली स्टॉप हो गए एनोड पे आके, इनका टारगेट एनोड तक ही पहुंचना था, एक्सिलरेटेड हुए और फिर क्या हो गए, स्टॉप्ड हो गए बाय एनोड। एनोड ने इनको स्टॉप कर दिया। जब एनोड ने इनको स्टॉप किया, एकदम से स्टॉप किया, तो उस टाइम पे बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी निकली, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी निकली, इसका 99% तो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, और 1% किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स रेज में, है ना। अब ये जो 1% एक्सरेज में कन्वर्ट हुआ, यही मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ, ऐसे एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक बेसिक सा मैंने फ्लो चार्ट बना लिया जिससे आपको बेसिक से प्रोसीजर्स इसके समझ में आ गए। क्या हुआ, कैथोड की फिलामेंट को हीट किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया कैथोड और एनोड के बीच में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकले कैथोड से और कहाँ पे गए, एनोड के पास। एनोड के पास एक्सिलरेट किए एकदम से, फिर ये क्या हुए, स्टॉप्ड हुए। जब एनोड ने इनको स्टॉप किया, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी निकली जिसका 99% हीट में कन्वर्ट हो गया और 1% एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सरे प्रोडक्शन का प्रोसीजर। थर्माइनिक इमिशन मैंने बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन को हम थर्माइनिक इमिशन बोलते हैं। थर्माइनिक इमिशन, ठीक है, थर्माइनिक इमिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड कैथोड फिलामेंट, ठीक है। जो कैथोड फिलामेंट को जो हमने हीट किया है, उसको हीट करने के बाद जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइनिक इमिशन। तो बेसिकली एक्सरे प्रोडक्शन ये है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं, जैसे कि हील इफेक्ट हो गया, फोकल स्पॉट क्या होता है, ये हो गया, ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, ये हो गया। अब अपन इन सब को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक एक्सरे प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने इसमें पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एक्सरे और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। उसके बाद अपन गए थे एक्सरे ट्यूब की साइड, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताई थी हिस्ट्री। उसके बाद अपन गए थे इसके कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स में अपन ने देखे थे इसके जितने भी पार्ट है, अपन ने कैथोड, एनोड, ग्लास एनवेलप, ये सब अपन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, अब उसके फंक्शंस के साथ और उसके मटेरियल के साथ। अब अपन आए एक्सरे रेडिएशन के प्रोडक्शन पे कि भाई एक्सरेज बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अपन स्टेप वाइज देख चुके, इसका प्रिंसिपल देख चुके। अब जो और भी टर्म्स है जो इससे कोरिलेट करती है, अपन आगे उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट टर्म अपना फोकल स्पॉट की साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर फोकल स्पॉट का शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है। अगर आपसे 16 नंबर में एक्सरे प्रोडक्शन पूछा है, तो जैसे जैसे मैं आपको नोट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियोस के अंदर, वैसे वैसे उस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फोकल स्पॉट देखते हैं अपन। फोकल स्पॉट क्या होता है, फोकल स्पॉट इज़ द एरिया ऑफ एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड एंड एक्सरेज प्रोड्यूस। फोकल स्पॉट वो एरिया है एनोड का, ये आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की अपन ने देख लिए पहले वाले में, जब अपन ने स्टेप्स पढ़ रहे थे कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले और कहाँ पे गए, एनोड पे। तो ये क्या बोल रहा है, फोकल स्पॉट एनोड का ही एक एरिया है। मतलब अगर इतना बड़ा एनोड है तो यहाँ पे एक फोकल स्पॉट है जो जहाँ पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आके बोम्बार्ड का मतलब होता है
किसी पे हिट करना, किसी टारगेट पे आके हिट करना। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, यहाँ पे बोम्बार्ड किया और एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ। तो फोकल स्पॉट वो एरिया है एनोड का भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, हम स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करते हैं जिससे कि स्पेशल रिजोल्यूशन मिले हमें। ठीक है, स्मॉल फोकल स्पॉट इज यूज व्हेन बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन इज डिजायर्ड। जब हमें बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करते हैं। फोकल स्पॉट साइज शुड बी स्मॉल बिकॉज द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट प्रोवाइड्स द शार्पर इमेज। ठीक है, फोकल स्पॉट का साइज और स्मॉल, सो फोकल स्पॉट का साइज, एक तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन बेटर चाहिए तब भी हम स्मॉल फोकल स्पॉट का साइज लेंगे। और फोकल स्पॉट का साइज हम छोटा क्यों रखेंगे, क्योंकि इससे बिकॉज द स्मॉलर साइज ऑफ द फोकल स्पॉट प्रोवाइड द शार्पर इमेज, क्योंकि जो स्मॉल साइज होगी फोकल स्पॉट की वो हमें शार्पर इमेज प्रोवाइड करेगी। इससे क्या पता पड़ गया हमें, देखो जो ये रिजोल्यूशन और उसकी बात कर रहा है कि भाई रिजोल्यूशन अच्छा होगा, और दूसरी बात किसकी कर रहा था, शार्पनेस की, शार्पनेस अच्छा होगा। ये दोनों ही टर्म्स किसके आ जाते हैं बेटा, इमेज क्वालिटी के। ठीक है, इमेज क्वालिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी, शार्पनेस, रिजोल्यूशन, ये सब आता है। तो मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है अपन को कि अगर स्मॉल फोकल स्पॉट अपन यूज़ करेंगे तो इमेज क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ रिजोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मान लो ये दो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है पास पास वाला। अगर मैं अपनी आँख से, ठीक है, अगर मैं अपनी ह्यूमन आइज से अगर अपन इन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर को अलग अलग देख पा रहे हैं, मतलब अगर हम इन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर को अलग अलग देखने के कैपेबल है, तो फिर मतलब इसका रिजोल्यूशन कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन कैसा है, अच्छा है। कैसे, क्योंकि मैं इन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ अपनी आँखों से देख के। और इसके लिए इसमें इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 5 लाइन पेयर पर mm। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम इतना डिस्टेंस होगा तभी अपन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। शार्पनेस क्या हो जाता है, अगर अगर मुझे, इसी में बताती हूँ। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर के, अगर मुझे इन दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चर के एजेस का मतलब चारों कॉर्नर्स अगर मैं अच्छे से विजिबल कर पा रही हूँ, ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर की जो बाउंड्रीज है, अगर मैं वो अच्छे से देख पा रही हूँ प्रॉपर बाउंड्रीज, तो मतलब उसका शार्पनेस भी कैसी है, अच्छी है। तो आई बात समझ में, क्यों अपन स्मॉल फोकल स्पॉट प्रेफर कर रहे हैं, बेसिकली इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी इसलिए। कैसे, रिजोल्यूशन और शार्पनेस बढ़ेगा। रिजोल्यूशन और शार्पनेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फोकल स्पॉट की साइज कितनी यूज़ होती है। फॉर जनरल रेडियोग्राफी 1 mm एंड 1.2 mm। जनरल रेडियोग्राफी का मतलब है कि जिसके अंदर हम नॉर्मली जो हॉस्पिटल के अंदर अपन एक्सरे ट्यूब के थ्रू चेस्ट एक्सरे, एक्सट्रीमिटीज़, ये जो नॉर्मल एक्सरेज कर रहे हैं वो आ जाता है जनरल रेडियोग्राफी में। तो फोकल स्पॉट साइज कितना होना चाहिए, 1 mm एंड 1.2 mm। ठीक है, फॉर मैमोग्राफी, मैमोग्राफी क्या होता है, ब्रेस्ट इमेजिंग। ठीक है, मैमोग्राफी क्या होता है, ब्रेस्ट इमेजिंग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्रेस्ट की इमेजेस लेते हैं, ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं। वो कौन से, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के अंदर कितना फोकल स्पॉट होना चाहिए, 0.3 एंड 0.6 mm। ठीक है, ये डिज़ायर्ड रेंज है कि भाई इतना होना चाहिए फोकल स्पॉट का साइज। जनरल रेडियोग्राफी के अंदर 1 mm एंड 1.2 mm। और फॉर मैमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट इमेजिंग वाली जो टेक्निक है, हम उसको क्या बोलते हैं, मैमोग्राफी, जिसके अंदर कितना होना चाहिए, 0.3 mm एंड 0.6 mm। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भी, के बेसिस पे भी देखते हो, तो ये जो आप पूरा पढ़ रहे हो यही डेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, फोकल स्पॉट समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल की तरफ। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ एनोड सरफेस विल रिजल्ट इन एन अपेरेंट डिक्रीज इन फोकल स्पॉट साइज। In other words, it means that the effective area of target is much smaller than the actual area of electron interaction. Basically ये principle क्या बोल रहा है भाई, ये तो पता पड़ गया कि इसमें क्या कर रहा है, एनोड के एंगल को फोकल स्पॉट की साइज से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, अब कैसे कोरिलेट कर रहा है ये अपन देखते हैं कि भाई जो एंगल ऑफ एनोड होगा विल रिजल्ट इन एन अपेरेंट डिक्रीज इन फोकल स्पॉट साइज। मैंने इसको अदर वर्ड्स में भी लिख दिया कि बेसिकली इसका मतलब
क्या होता है, इट मीन्स दैट द अफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि जो टारगेट का अफेक्टिव एरिया होगा, टारगेट क्या हो जाता है बेटा, एनोड। जब अपन ने कंपोनेंट्स पढ़ा था तब मैंने बता दिया था, है ना। टारगेट जो होता है, मतलब जो एनोड का एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा देन द एक्चुअल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन तो इतने में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो इतने आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन लेकिन जो अफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट होगा, अफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट का मतलब कि जो अफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा, जहाँ जहाँ से एक्सरेस प्रोड्यूस होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट तो पूरे ऐसे टारगेट पे कर रहा है एनोड पे, लेकिन जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है कि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है वो तो बड़ा है, लेकिन जो अफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज होगी, अफेक्टिव का मतलब हो जाता है कि भाई जितने पे एक्सरेस प्रोडक्शन होगा, जितना अफेक्टिव है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट तो पूरे टारगेट पे कर रहा है, लेकिन जो अफेक्टिव एरिया होगा वो उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। बेसिकली ये कह रहा है ये प्रिंसिपल, आई बात समझ में। और ये किसके थ्रू कोरिलेट कर रहा है इसको, एनोड के एंगल के साथ। मैं भी डायग्राम, एक लाइन फोकस प्रिंसिपल का जो एक बेसिकली डायग्राम होता है बुकेश वाला, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ एनोड सरफेस विल रिजल्ट इन एन apparent डिक्रीज इन फोकल स्पॉट साइज। इन अदर वर्ड इट मीन्स दैट द अफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इससे हमें क्या पता पड़ा, अफेक्टिव फोकल लेंथ। अफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब वो, अफेक्टिव फोकल लेंथ मतलब एनोड का ही एरिया है, टारगेट का ही एरिया है। तो जो अफेक्टिव फोकल लेंथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड होकर एक्सरेस प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल फोकल लेंथ इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअल फोकल लेंथ इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, एनोड एंगल। आई बात समझ में, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगी वो एक्चुअल फोकल लेंथ इंटू साइन थीटा। अफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, जो एक्चुअल फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है, वो एरिया एनोड का जिसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। टारगेट का भी वो एरिया। तो ये यही कह रहा है जो अफेक्टिव, अब इसके अंदर भी क्या है, जो अफेक्टिव फोकल लेंथ है ना वो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल फोकल लेंथ और उसके साथ साइन थीटा, डेट इज एनोड एंगल, ठीक है। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई लाइन फोकस प्रिंसिपल कि ये एनोड है, ठीक है। ये इतना बड़ा हमारे पास एनोड है, जिसमें क्या कह रहा है कि भाई इतना तो अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइड, इस अफेक्टिव फोकल स्पॉट है, यहाँ एक्चुअल फोकल स्पॉट है, यहाँ पे फोटोन बीम आ रही है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड से निकल के। तो ये क्या कह रहा है, ये थीटा, ये क्या है यहाँ पे, एनोड एंगल, है ना। देखा था हमने, ये क्या है यहाँ पे, एनोड एंगल। तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होगा और ये अफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा, ये एनोड वाला पूरा एरिया है। तो भाई इतना तो क्या रहेगा, अफेक्टिव फोकल स्पॉट, इतना रहेगा एक्चुअल फोकल स्पॉट। अभी हमें अफेक्टिव फोकल स्पॉट का क्या फॉर्मूला बता रहा है, एक्चुअल फोकल स्पॉट इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, एनोड एंगल, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे, एनोड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टिव फोकल स्पॉट का फॉर्मूला। इस तरीके का ये लाइन फोकस प्रिंसिपल का डायग्राम होता है, ठीक है। आई बात समझ में, डायग्राम से आपको समझ में आ गया एनोड एंगल कहाँ पे है, एनोड कहाँ पे है, अफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है और एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है। मतलब एक्चुअल फोकल स्पॉट तो इतना बड़ा है, एनोड के अंदर भी देखो, अगर मैं थ्योरी से कोरिलेट करूँ तो ये पूरे एरिया पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन जो अफेक्टिव एरिया है टारगेट का, मतलब वो क्या है, इससे कम है, ठीक है। अफेक्टिव एरिया जो है टारगेट का वो क्या है, पूरे पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ एक्सरेज का प्रोडक्शन है, अफेक्टिव एरिया क्या है, सिर्फ फोकल स्पॉट, वो कम है, ये कह रहा है। उसके बाद और भी क्या कह रहा है कि भाई ये जो अफेक्टिव एरिया है टारगेट का वो भी एनोड एंगल पे डिपेंड करेगा। मतलब एक्चुअल फोकल स्पॉट तो इतना है, लेकिन उस फोकल स्पॉट के अंदर भी, पहले एनोड के अंदर भी कुछ थोड़ा सा एरिया था जिसको हमने फोकल स्पॉट कह दिया। अब फोकल स्पॉट के अंदर भी भाई अफेक्टिव फोकल स्पॉट है जो एक्सरेज का प्रोडक्शन करेगा, और उस वो कितना हो जाएगा, एक्चुअल फोकल स्पॉट इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, एनोड एंगल। आई बात समझ में। तो अपना कौन कौन सा हो गया, एक हो गया
थर्मायनिक इमिशन हमने देख लिया, फोकल स्पोर्ट क्या होता है ये देख लिया, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट हील इफेक्ट। हील इफेक्ट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ एनोड एट विच एक्सरेज आर इमिटेड। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज का मतलब होता है वो अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ एक्सरेज है कि भाई कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अभी हमने देखा डायग्राम में एनोड के एंगल से भी डिपेंड कर रहा है। तो हील इफेक्ट क्या कह रहा है? जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे की वो डिपेंड करती है एनोड के एंगल पे जिससे एक्सरेज इमिट हो रहे हैं, ठीक है। जिस पे intensity of x-ray decrease towards the anode side due to absorption of some x-ray photons by the target। ये कह रहा है जो एक्सरेज का अमाउंट है वो एनोड की साइड पे तो कम हो जाता है क्योंकि एनोड क्या करता है, कुछ एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो टारगेट होगा वो कुछ एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस साइड तो क्या होगी, जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो एक्सरेज ज़्यादा इंटेंस किस साइड होंगे? कैथोड साइड पे देन एनोड साइड पे। बेसिकली देखो हील इफेक्ट यही कहता है कि जो एक्सरेज हैं वो मोर इंटेंस होंगे कैथोड साइड पे देन एनोड साइड। और इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो एनोड साइड है वो क्या है, टारगेट है, और वहाँ वो क्या करेगा, कुछ एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, तो उस साइड क्या हो गई, एक्सरेज डिक्रीज हो गई, और कैथोड साइड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि हमें जो पेशेंट का जो थिकर बॉडी पार्ट है, मतलब पेशेंट का जो मोटा बॉडी पार्ट है वो हमें किस साइड रखना है, कैथोड साइड, फॉर ऑब्टेनिंग इक्वल डेंसिटीज इन रेडियोग्राफ। जिससे कि जो थिकर बॉडी पार्ट है और जो थिनर बॉडी पार्ट है दोनों पे जो एक्सरे की डेंसिटी है वो सेम रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, थिकर बॉडी पार्ट को तो कहाँ पे रखेंगे, कैथोड की साइड, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और थिनर साइड कहाँ पे रखेंगे, एनोड की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो द थिकर बॉडी पार्ट इज प्लेस टुवर्ड्स कैथोड साइड फॉर ऑब्टेनिंग इक्वल डेंसिटीज इन रेडियोग्राफ। अब जैसे जैसे एनोड का एंगल डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एनोड का हील इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये मैंने फैक्टर्स बता दिए किस किस पे हील इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। FFD, फिल्म फोकल डिस्टेंस। फिल्म फोकल डिस्टेंस क्या होता है, टारगेट से जो फिल्म है उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर फिल्म फोकल डिस्टेंस अपन हटाए, FFD बोलते हैं अपन, है ना इसको, अगर हम फिल्म फोकल डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हील इफेक्ट क्या होता जाएगा बेटा, रिड्यूस होता जाएगा। आई बात समझ में? तो हील इफेक्ट क्या है कि भाई ये कह रहा है कि जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो एनोड के एंगल पे डिपेंड करती है जिससे कि एक्सरे इमिट होते हैं, निकलते हैं। ये कह रहा है कि जो इंटेंसिटी होगी एक्सरे की वो कम हो जाएगी एनोड की साइड पे, क्योंकि वो क्या करेगा, कुछ एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड की साइड पे एक्सरेज मोर इंटेंस है एज़ कम्पेयर टू एनोड साइड। तो हम क्या करेंगे, जो थिकर बॉडी पार्ट होगा पेशेंट का उसको तो कैथोड की साइड रखेंगे, और जो थिनर बॉडी पार्ट होगा उसको एनोड की साइड रखेंगे इक्वल डेंसिटीज पाने के लिए। अब जैसे जैसे एनोड का एंगल डिक्रीज होगा हील इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे FFD, फिल्म फोकल डिस्टेंस, इंक्रीज होगा वैसे वैसे हील इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। फिल्म फोकल डिस्टेंस का मतलब हो गया फिल्म से एक्सरे ट्यूब का, ठीक है। जो पेशेंट से, जो बेसिकली एक्सरे पेशेंट लगाते हैं हम और एक्सरे ट्यूब होती है, उन दोनों का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हील इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, हील इफेक्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, when the applied kV is zero or small the electrons surrounding the filament forms a cloud resulting in space charge effect। when the applied kV मतलब हम जब जो एक्सरे ट्यूब के फैक्टर्स होते हैं MA, KV, तो ये कह रहा है कि भाई जब किलो वोल्टेज जीरो है या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फिलामेंट को सराउंड करेंगे, मतलब अगर किलो वोल्टेज कम होगा, हमने पढ़ा था, हम जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तभी हमने स्टेप्स में पढ़ा था कि जो कैथोड से हीट करेंगे, मतलब फिलामेंट को हीट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होंगे, जब अपन वोल्टेज भी कैसा रखेंगे, हाई वोल्टेज रखेंगे एनोड और कैथोड पे। लेकिन अब ये कह रहा है कि मान लो कि अगर अप्लाइड के भी जीरो है या कम है, मतलब वोल्टेज कैसा है, या तो जीरो है या फिर कम है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जो निकलेंगे वो इस मतलब फिलामेंट के अराउंड ही क्या कर लेंगे, क्लाउड बना लेंगे, मतलब फिलामेंट के अराउंड ही क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्शन हो जाएगा इनका, अक्यूमुलेशन हो जाएगा फिलामेंट के अराउंड। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी वोल्टेज ही नहीं है, इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये एक्सेलरेट होकर एनोड तक जा पाए, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट।
सॉरी, और जैसे जैसे अपन केवीपी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अपन किलो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो स्पेस चार्ज होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है। स्पेस चार्ज अफेक्ट क्या अपन ने पहले पढ़ा कि हाई वोल्टेज होना चाहिए, अगर वोल्टेज हाई होगा तभी तो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तभी तो वो एनोड तक जा पाएंगे, अगर इनके पास वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब मान लो वोल्टेज कम है या फिर जीरो है, कम का मतलब 0 से 40 के बीच में, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, फिलामेंट के सराउंडिंग में इकट्ठे होते जाएंगे, क्लाउड बना लेंगे। इसी अफेक्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेस चार्ज अफेक्ट। अब ये कह रहा है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, स्पेस चार्ज अफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फिलामेंट के सराउंडिंग में वो क्या करेंगे, वापस से एनोड की साइड एक्सेलरेट करने की हो जाएगी, इनके पास पावर मिल जाएगी, इनको एनर्जी मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे एनोड की साइड एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू गॉट इट। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अपन ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, एक्सरे प्रोडक्शन क्या होता है स्टेप वाइज, फिर अपन गए थर्मायनिक इमिशन क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा कि, ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा थर्मायनिक इमिशन के बाद हमने पढ़ा एक स्पेस चार्ज अफेक्ट पढ़ा था, हील अफेक्ट पढ़ लिया, फोकल स्पोर्ट पढ़ा और लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, सारे ही टर्म्स आपके सब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव दोनों की साइड से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव की बात करते हो तो आप इन टॉपिक्स को इतना कर सकते हो, अगर ये 5-5 नंबर में आते हैं तो। अगर एक्सरे प्रोडक्शन साथ में आता है तो आप इसको उसके साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हील अफेक्ट, फोकल स्पोर्ट, लाइन फोकस, थर्मैनिक इमिशन एंड स्पेस चार्ज अफेक्ट जो अपन ने एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी अफेक्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।